नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेएमएम विधायक दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और यह बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए जेएमएम के विधायक और सांसद पहुंचे हुए हैं। जेएमएम की ओर से कल 2 लोकसभा सीट से उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं माना जा रहा है कि जेएमएम कोटे से बाकी 3 उम्मीदवार की घोषणा आज की बैठक के बाद पार्टी कर सकती है। और बैठक में शामिल होने के लिए जेएमएम सांसद महुआ मांझी पहुंची हुई हैं। इन्होंने कहा है कि इस बैठक में तैयारी और ज्वाइंट कैंपेनिंग पर भी चर्चा होगी। तो वहीं गिरिडीह से लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो ने चुनाव में केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया और स्थानीय नीति बड़ा मुद्दा रहेगा। मथुरा महतो ने यह बात कही है। और आपको बता दें कि ये जो बैठक हो रही है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बोला नहीं गया है कि क्या बात होगी, लेकिन हम लोगों को ये अनुमान है कि चुनाव को लेकर ही बात होगी। कैंडिडेट क्या अनाउंस हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अब तो हो ही रहा है। कल 2 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, बाकी भी अभी होना ही है क्योंकि चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में जल्द से जल्द कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी ताकि सब तैयारी में लग जाए। ज्वाइंट कैंपेनिंग वगैरह भी होगा? हाँ, चर्चा होगी। ज्वाइंट कैंपेनिंग तो होगी ही। पिछली बार भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने सभी पार्टियों के लिए, जो भी हमारे गठबंधन में है, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था। तो इस बार भी सभी पार्टी मिलकर सभी पार्टियों के लिए, जो विपक्ष में है गठबंधन में, उनके लिए प्रचार करेंगे। तो यहाँ तक है, चुनाव में संघर्ष तो रहता ही है। और चुनाव में जब संघर्ष है, 2 धारा है, तो एक तरफ तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का, उसके विरोध में हम लोग जाएंगे। वो उम्मीद नहीं थी, वो तो पेपर में आ रहा था और उनका भी कहीं कोई विरोध ऐसा नहीं है। और हम चूँकि अभी दूसरा जिला के एमएलए हैं, हम पाकुड़ जिला का एमएलए हैं। मेरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पाकुड़ जिला में, इसलिए भी किया है। ये इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, गंगा को साफ करेंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और दूसरी तरफ आप बेरोजगार बना रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं अपने मित्रों को। तो आने वाला जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो वहीं सीएम आवास पर हो रही विधायकों और सांसदों के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि 3 उम्मीदवारों की घोषणा आज की बैठक में हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता निरंजन जुड़ रहे हैं। निरंजन, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो आप ये बताएं कि अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये जो बैठक अभी चल रही है सीएम हाउस के पास, मैं इस वक्त सीएम हाउस में हूँ। अभी से कुछ देर पहले यानी 12 बजे बैठक शुरू हुई है। ये बैठक में 3 से 4 मुद्दे माने जा रहे हैं। सबसे प्रथम है गांडे विधानसभा का उपचुनाव। दूसरा, जो एक रैली करना है, चूँकि अब कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई थी। और तीसरा, घोषणा पत्र। और चौथा, 3 लोकसभा सीट। अगर हम बताएं तो राजमहल से अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं, माफ कीजिएगा, विजय हांसदा। दूसरी जमशेदपुर से, और तीसरा अगर बात करें सिंहभूम से, तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दशरथ गगरी, उनकी नाम पर मुहर लगभग लग चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक रूप से घोषणा करना है। अब तीसरी बात रह गई जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सविता महतो, उनकी पुत्री का नाम आना तय है। और सबसे अहम सवाल यह है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछले, अगर हम बात करें 2019 में जो घोषणा पत्र में बातें रखी गई थी, उस घोषणा पत्र पर कितना काम हुआ है ये जनता को बताना है ये 5 साल में। और सबसे अहम बात है कि घोषणा पत्र के अनुसार क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा धरातल पर काम किया है। कई ऐसी बातें हैं जो घोषणा पत्र के अनुसार लगातार काम कर रहे हैं। और कल सुबह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह से बातें हुई, वार्तालाप हुई, उसके बाद ठीक 2 घंटे के बाद जो घोषणा हुई 2 सीटों को लेकर के। अगर हम 14 लोकसभा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट अभी झारखंड की 14 लोकसभा में दुमका है। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, 5 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मधुकोड़ा में कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और रह गई कि गांडे की सीट, तो कल्पना सोरेन के नाम पर लगभग मुहर तय है और सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी करना है पार्टी को लेकर के। और जिस तरह से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे सीटों को तालमेल करके, तो आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की जो दिल्ली में बैठक हो रही है कांग्रेस की, उसमें जो लगभग 2-3 सीट जो बचे हुए हैं वो घोषणा होने के बाद
निश्चित तौर पर आज इस पर विराम लग जाएगा। और रह गई कि किस तरह से पार्टी का कैंपेन करना है, किस तरह से वर्तमान में जो बीजेपी का मुख्य विपक्षी दल है झारखंड में, उससे किस तरह से मुकाबला करना है। अगर हम बात करें कि लगातार जिस तरह से मुखर होकर के बीजेपी सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर रही है, विधानसभा से लेकर के आप देखें तो लगातार झारखंड के मुद्दे को लेकर के कई बार बिल्कुल निरंजन, देखिए और अगर बात करें घोषणा पत्र की, तो आपने ये कहा है कि पिछली बार के घोषणा पत्र पे जो भी मुद्दे थे उस पर क्या कुछ इस बार काम किया गया है, वो जनता तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। लेकिन इस बार के घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें इन्होंने मुख्य प्रमुखता से रखी है? देखिए, इन्होंने अगर बात करें पिछली बार के घोषणा पत्र में, तो जो सर्वजन जो पेंशन है उन्होंने लागू किया है। लक्ष्मी, लगातार आपको मैं बता रहा हूं, अपडेट देता रहा हूं कि इस बार की जो घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा जंगल, जल, जमीन, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है सरना कोड। सरना कोड को लेकर के कई बार राष्ट्रपति से यहाँ के डेलीगेट भी मुलाकात किए हैं और समय भी मांगा, लेकिन चूंकि वहाँ से समय नहीं मिला, नहीं गए। इन लोगों को मिलना था, कार्यक्रम तय था, लेकिन राष्ट्रपति भवन से इस तरह की कोई आमंत्रण नहीं आया। और दूसरी बात है स्थानीय का मुद्दा लेकर के 1932 का खतियान, और लगातार आप देख रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी से जिस तरह से यहाँ पर वैकेंसियां निकाली जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है। आप बात करें तो लगातार यहाँ पर जो रोजगार के मुद्दे हैं वो मुद्दा सबसे अहम रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सरना कोड। उसको लेकर के यहाँ पर जरूर डाला जाएगा घोषणा पत्र में। बिल्कुल निरंजन, तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, आप नजरें बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर चर्चा होगी। रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा सीट पर स्क्रीनिंग कमेटी संभावित उम्मीदवार के नाम को सीईसी के लिए फाइनल करेगी और इस बैठक के बाद कांग्रेस चुनाव समिति की आज ही बैठक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज की बैठक में कांग्रेस का हाल के दिनों में दामन थामने वाले नेता से लेकर कांग्रेस के अंदर पहले से टिकट के दावेदार के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। यह है कि उन तमाम नामों पर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होने के उपरांत वो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में उन नामों पर चर्चा होती है। उसके बाद फिर कोई एक नाम पर मुहर लगता है। तो हमें यह लगता है कि एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत तमाम लोग जो आवेदक हैं वो अपने अपने सीटों के लिए आवेदन किए हुए हैं, चाहे वो बाहर से लोग आए हों या जो हमारे कांग्रेस के लोग हों। अब इसका अंतिम फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। बोकारो पहुंचे झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने हेमंत सोरेन पर आदिवासी का मुखौटा पहनकर आदिवासी समाज को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि क्या जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा आदिवासी भी दोषी है। उन्होंने आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाते हुए यह भी आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आदिवासी मुखौटा पहनकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या बताएंगे हेमंत सोरेन जी? अब तो आज पिंटू ने खोल ही दिया सारा राज। उनकी भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, सूची है, उसमें कोई और आदिवासी भी है क्या? वो मेरी बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, आदिवासी समाज बेईमान नहीं है। हेमंत सोरेन बेईमान है और अगर वो आज आदिवासी समाज का मुखौटा पहन के बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। दुमका सीट झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है और यही वजह है कि जेएमएम और बीजेपी हर हाल में दुमका सीट जीतने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने जहां शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट में नलिन सोरेन को प्रत्याशी घोषित किया है। एक तरफ जहां सीता सोरेन ने जीत का दावा करते हुए चाचा नलिन सोरेन से आशीर्वाद लेने जाने की बात कही है, तो वहीं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा है कि सीता सोरेन को वो बहू के तौर पर मानते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में पटखनी जरूर देंगे। अभिभावक रहे हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूंगी जीत की, कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि बाबा तो आशीर्वाद मुझे देते ही रहते हैं। जीत की आशीर्वाद मैं उनसे भी ले रही हूँ, जो मेरे चाचा हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको उम्मीदवार बनाया गया। घर में है वो भी हमें पुत्र वधू कहेंगे, उससे हम लोग चाचा भतीजा का रिश्ता रखते हैं हमेशा शुरू से ही। और निश्चित रूप से
कि जो है घरेलू है, निश्चित रूप से घर के चलते आशीर्वाद है, लेकिन जो लड़ाई है जिस लोकसभा चुनाव में लड़ाई है उसमें आजमा लेनी देखते क्या दमखम झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या वो देख लेगा बीजेपी। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ निर्दलीय विधायक सरयू राय मुखर हैं और धनबाद से ढुलू महतो के खिलाफ चुनाव लड़ने तक की बात कही थी। अब सरयू राय के वार के बाद झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जोरदार पलटवार किया है। जवाब दिया कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, अपनी दुकान अपने पास रखें। क्या आप लोग के संपर्क में थे सरयू राय? कौन? नहीं, कोई संपर्क में नहीं थे, ना हमको संपर्क में रखने की जरूरत थी। उनके चुनाव लड़ने से धनबाद से क्या? मैं कह रहा हूं जो लड़े, हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, 10 साल में किए गए विकास के कामों के आधार पर, झारखंड की सरकार की विफलता और अकर्मण्यता के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की टीम संथाल दौरे पर है। फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो का उपयोग कर भ्रामकता, सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट, पुरानी खबर या पोस्ट को फैलाना, इन सभी मामलों पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार बैठक जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस दौरान साहिबगंज में मंडरों के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़खोरी प्रधान टोला स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। और धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि गाड़ी से 34 लाख कैश जब्त किए गए हैं। मैथन ओपी के चेकपोस्ट से कैश जब्त किए गए हैं। बंगाल से हजारीबाग जा रही थी गाड़ी में रखे लोहे के डिब्बे से बरामद किया गया है कैश। आयकर की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धनबाद से यह बड़ी खबर, बंगाल से हजारीबाग जा रही एक गाड़ी से 34 लाख कैश जब्त किए गए हैं। मैथन ओपी के चेकपोस्ट से कैश जब्ती का मामला सामने आ रहा है। गाड़ी में रखे लोहे के डिब्बे से कैश बरामद किया गया है। आयकर की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झारखंड के अलग अलग जिले के 8 मजदूर तेलंगाना जिले में मजदूरी करते हुए फंस गए हैं। वजह है ठेकेदारों की ओर से वेतन का भुगतान नहीं करना। इसमें गुमला के 6 मजदूर फंसे हुए हैं, जबकि रांची और लोहरदगा के एक मजदूर शामिल हैं। परेशान मजदूरों ने अपनी समस्या मजदूर संघ CFTUI के प्रदेश सचिव जुम्मन खान को फोन कर बताई है और वीडियो भी बनाकर भेजा है उनको। साथ ही सुरक्षित घर वापसी की भी गुहार लगाई है। हम लोग तेलंगाना आए हैं झारखंड से काम करने, 5-6 महीना हो गया है और जब घर जाने का पारी हो रहा है तो ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग झारखंड का गुमला जिला का रहने वाले हैं। जमशेदपुर में टेलको थाना क्षेत्र के मनी फीट में भूमाफिया का आतंक देखने को मिला है। यहां पर जमीन हड़पने को लेकर भूमाफिया ने पति पत्नी को चाकू से वार कर घायल कर दिया। पीड़ित दंपति ने SSP से इसकी शिकायत की है। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। इसकी शिकायत पर पहले टेलको थाना में की गई शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलने पर SSP ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दवा हुआ, उसके बाद हम टेलको थाना आए, अपना FIR दर्ज किए। FIR दर्ज करने के बाद वो लोग बोले आप चले जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद साहिल सिंह आया, फिर हम लोग को गाली गलौज कर रहा था, धमकी दे रहा था। तो हम टेलको थाना को PNT पे फ़ोन किए तो वो बोले ठीक है हम PCR भेज रहे हैं, लेकिन कोई PCR नहीं आया, जिससे हम लोग बहुत अभी क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं उन लोग को अरेस्ट किया जाए। झारखंड की चर्चित महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह आज एक बार फिर ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। 21 मार्च को मीरा सिंह के अलग अलग ठिकाने पर भी छापेमारी के बाद ईडी के अधिकारी मीरा सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के सिलसिले में आज तीसरी बार मीरा सिंह ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। पिछली पूछताछ में ईडी के अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से आज भी उन्हें कार्यालय बुलाया गया है।
की चर्चित महिला थाना प्रभारी रही मीरा सिंह आज एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंची है। अभी कुछ देर पहले मीरा सिंह ईडी के दफ्तर में दाखिल हुई हैं और आज कुल तीसरी दफ़ा उनसे यहाँ पूछताछ की जाएगी। मीरा सिंह के बारे में अगर बात करें तो 21 तारीख को मीरा सिंह के अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी के बाद ईडी की दबिश मीरा सिंह पर हुई थी। उस दौरान उनके मोबाइल से कुछ चैट भी बरामद किए गए थे और उसके साथ साथ कुछ अहम दस्तावेज भी मीरा सिंह से ईडी ने अपने पास लिया था। अगर मीरा सिंह से पूछताछ के सिलसिला की बात करें तो आज तीसरी मर्तबा ईडी के दफ्तर में वो पहुंची है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आपको पता चलेगा कि पहली मर्तबा जब मीरा सिंह यहाँ पर आई थी तो शायद जो जवाब था मीरा सिंह का, उन जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए थे और यही एक वजह है कि आज एक बार फिर से मीरा सिंह यहाँ पर आई है। मीरा सिंह की बात करें तो इनके चैट से कुछ सूत्र बताते हैं कि इनके चैट से ये भी खुलासे हुए हैं कि आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल इनके आसपास चलता था। अब देखना होगा कि आज तीसरे दिन जब ईडी के अधिकारी के पास वो आई है, यानी ईडी के दफ्तर यहाँ पर पहुंची है, तो क्या कुछ खुलासा होता है और ईडी के अधिकारी उनसे क्या कुछ जवाब ले पाते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। देवघर में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद नए एसपी के रूप में राकेश रंजन ने पदभार ग्रहण किया। नए एसपी के रूप में पदभार संभालने से पहले राकेश रंजन बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एसपी ने कहा है कि अभी चुनाव का समय है। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर भी रोक लगाने पर जोर दिया है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो हम लोग निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करवाएं और चुनाव करवाएं, यही हमारी पहली प्रायोरिटी है। जैसा आप जानते हैं, साइबर अपराध के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और लगातार प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर कार्रवाई हो रही है। देवघर पुलिस पूर्व में भी साइबर अपराध के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई करती रही है और मेरा यही प्रयास मेरा यही रहेगा कि इस अभियान को हम लोग और गति दे पाएँ। खबर सरायकेला जिले के कपाली से है, जहां पर 21 साल के युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने परिवार के सदस्यों को जानकारी दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और कार्रवाई शुरू की। आपको ये बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से खून से लथपथ पत्थर बरामद किए और हर एंगल से और इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हम तो गाड़ी चला रहे थे ऑटो, घर से खबर आया कि मेरे भाई को कोई मार के फेंक दिया गया शाहिद बागान में। तो वही हम गाड़ी लेके आए, फिर देखे यहाँ पर तो भीड़ लगा हुआ है। तो भीड़ देख के देखे तो वो बात हकीकत निकला कि हाँ कोई फेंक दिया मार के। अपने आँख से देखे तो लगा कि हाँ फेंक दिया मार के। नाम है मोहम्मद दिलनवाज और वो कभी कदार जो है पुट्टी पेंटिंग का काम करता था और ऐसे दोस्ती यारी में घूमते रहता था इधर उधर, माने बस्ती एरिया में, कहीं और एरिया में नहीं। इधर नहीं आता था, लेकिन कैसे इधर आ गया पता नहीं। जमशेदपुर शहर में गैंग वॉर की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। इसमें अमरनाथ सिंह गैंग के दोनों पक्ष के अपराधियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। उमेश पांडे और गुड्डू सिंह के घर 6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने पंचायत सचिव अजय साव को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पीसीसी सड़क निर्माण के बदले उसने पैसे की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार धर्मेंद्र साहू ने एसीबी से की थी। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से अब विभाग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी टीम हजारीबाग ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। अगर हम इस पूरी कार्रवाई की बात कर ले तो चतरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत दरियातू और लेम पंचायत के एक पंचायत सेवक अजय साव को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अगर हम इस पूरी कार्रवाई की बात कर ले तो सरकार के 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत एक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर पंचायत सेवक के द्वारा संवेदक से 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी और जो संवेदक है वो घूस नहीं देना चाह रहे थे, जिस पर इन्होंने जो है एसीबी टीम हजारीबाग को जो है इसकी शिकायत की और इस शिकायत के आधार पर एसीबी टीम हजारीबाग ने पूरे मामले की जो है छानबीन किया और यह जो है घूस लेने का मामला सत्य पाया गया,
जिसके आधार पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई में जो है 5,000 रुपए घूस लेते पंचायत सेवक अजय साव को एसीबी टीम ने, हजारीबाग एसीबी टीम ने जो है वो रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि इस बार की जो यह कार्रवाई हुई है एसीबी टीम की 5वीं कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसे कार्रवाई से कहीं ना कहीं अब विभागों में जो है हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। चाईबासा शहर के बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है। पिछले करीब 1 दशक से बस स्टैंड के यात्री विश्राम भवन काफी जर्जर हाल में है। वहीं यात्रियों के लिए पेयजल और शौचालय की सुविधा भी नहीं है। इस बस स्टैंड से 40 से 45 लाख का प्रतिवर्ष राजस्व मिलता है। आय मिलने के बावजूद भी नगर परिषद बस स्टैंड की मरम्मत और सुविधा बहाल करने पर लापरवाह दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बस चाईबासा शहर के बस स्टैंड में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बस स्टैंड से यहाँ से रांची, पटना, जमशेदपुर विभिन्न जगहों के लिए यहाँ से बस छूटती हैं। काफी संख्या में बस यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ और जो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति जो है, ये बस स्टैंड की स्थिति काफी जर्जर हाल में है। आप देख रहे हैं इसके छत के अधिकांश जगहों में यहाँ छड़ दिख रहे हैं और प्लास्टर उखड़ चुके हैं। और हमेशा यहाँ पर जो बस यात्री विश्राम के लिए आते हैं, बसों का इंतजार के लिए आते हैं, बस पकड़ने के लिए, उनके लिए हमेशा ये खतरा बना रहता है कि ऊपर से प्लास्टर गिरे और वो घायल हो सकते हैं। आप यहाँ हेलमेट पहन के बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि सर छत का स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो बाइक से आए हुए इनको छोड़ने के लिए तो हमने सोचा कि कहीं प्लास्टर गिर जाएगा तो मेरा सिर फटने का ऐसा लग रहा है। हाँ, लग रहा है। हमेशा डर बना रहता है। हाँ, हमेशा डर बना हुआ रहता है। अभी आप लोगों ने एसोसिएशन की ओर से मांग नहीं उठाया है प्रशासन से या संबंधित जो भी विभाग है? हम लोग कोई ऐसा अफसर नहीं है जिनके दरवाजा नहीं ठकठकाए हैं। एसडीओ साहब के यहाँ, नगर पालिका के यहाँ, हर जगह बोल बोल के थक गए। एक तो यहाँ लेडीज लोग का सोच का कोई सुविधा नहीं है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। बस स्टैंड देखिए जर्जर हालत हो गया है। बोलेगा नगर पालिका, बोलेगा सर सफाई। अरे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है बस स्टैंड में, तो सर सफाई कहाँ से होगा? जब आप साल में दोनों स्टैंड मिला के 40 से 45 लाख रुपया लेते हैं, सालाना शुल्क जो है 40 से 45 लाख रुपया नगर पालिका को जाता है। उसमें से 1 रुपया, जिसको बोलते हैं 1 रुपया ना, वो नगर पालिका अपना तरफ से खर्चा नहीं करेगी। एसोसिएशन की भी मांग है कि यहाँ पर न इस बस स्टैंड का मरम्मति किया जाए, इस भवन का, या नया निर्माण किया जाए। इसके साथ ही जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए उसको भी बहाल किया जाए। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। खबर धनबाद से है, जहां केंदुआडीह थाना क्षेत्र में कल मिले 13 साल के किशोर के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मृतक प्रिंस गोरखपुरी कैंप मोहल्ले का रहने वाला था और बुधवार शाम से ही लापता था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसमें आरोपी रोहित गुप्ता और उसके साथी ने कर्ज की रकम नहीं चुका पाने पर नाबालिग की हत्या की बात स्वीकार की है। उसका पैसा कोड़ी क्या हुआ? अरे वो कल जाना था, कोई जाता दिल्ली, तो मैं हम दिए थे नतिया लोग के जन्म तिथि बनवाने के लिए, दमदा कदर कटवा वो एजेंटवा ले गया था, तो उसको हम भेजे कि चल जो बाबू ले ले कोटवा से, तक समूह गाड़ी पकड़ लिए। हमारे बेटों के लिए गए, उन्हें गिरने करके मार दिया। तो कौन मारा? वही मारले होगा उसका गाड़ी बेटा रोहित। जैसे मेरा खत्म हुआ वो भी खत्म होना चाहिए। प्रारंभिक पूछताछ कर चुके हैं और पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि मृतक के परिवार से जो अभियुक्त रोहित गुप्ता है, उसने 70,000 रुपये उधार लिए। इस पैसे को चुकाने को लेकर दोनों परिवारों में विवाद भी हुआ था और संभवतः इसी पैसे की वजह से ये अपहरण की योजना बनाकर उसके। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। विकसित भारत के लिए 400 पार।